मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत दिन पहले की बात है। होबूचंद नामक एक राजा थे। उनके महामंत्री का नाम था गोबूचंद। लोग कहते होबूचंद राजा का गोबूचंद मंत्री। राजा होबूचंद अत्यंत आनंदित होकर अपना राजकाज चला रहे थे, लेकिन प्रजा डर डर कर जी रही थी। मंत्री भी अत्यंत सहमे सहमे रहते थे। बुद्धि में राजा मंत्री कोई एक दूसरे से कम नहीं थे, लेकिन उसकी बुद्धि की मार से प्रजाजनों में प्राण हल्के में अटके अटके रहते थे। दरअसल होबूचंद की दिमाग में जब भी कोई विचार जन्म लेता और उन विचारों के समाधान का दायित्व गोबूचंद के कंधे पर पड़ता। राजा संभव असंभव कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे, किसी प्रकार की आपत्ति पर ध्यान ही नहीं देते थे। हुकुम तामील न होने पर राजा होबूचंद जल्लाद को बुलाकर सूली पर चढ़ाने का आदेश दे देते थे। ऐसे राजा के राज में प्रजा के दिन किस प्रकार कट रहे होंगे, यह सहज समझा जा सकता है। नित नए नए डर की छाया में जी रहे थे। एक दिन राजा होबूचंद ने दरबार में आते ही मंत्री गोबूचंद को तलाश किया। दरबार में हाजिर होने के लिए गोबूचंद ने जरा भी देर नहीं की। हाथ जोड़कर बोला, आदेश कीजिए महाराज। राजा होबूचंद ने कहा, सुनो गोबू, आज दरबार में आकर सिंहासन पर बैठते समय देखा मेरे तलवे में ढेर सारी धूल लगी हुई है, यह कैसे हो सकता है? गोबूचंद ने अपनी जीभ को दांतों तले दबाते हुए कहा, महाराज सर्वनाश, महाराज के पैरों में धूल देख रहा हूँ, धूल का साहस काफी बढ़ गया है। राजा होबूचंद ने कहा, हाँ, एक दिन सिर पर भी चढ़ सकती है। उन बेअदब धूलों को रोक लगानी होगी। तुम सारे राज्य से धूलों को हटा डालो। 2 दिनों में करना होगा। अगर न कर सके तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा, समझे? गोबूचंद ने कहा, महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उपयुक्त व्यवस्था कर रहा हूँ। गोबूचंद दरबार से बाहर आया और सारे राज के झाड़ू देने वाले को खोज खबर की। थोड़ी ही देर में हाथ में झाड़ू लेकर 2000 झाड़ूदार उपस्थित हो गए। गोबूचंद ने उन्हें आदेश दिया, सारे राज में झाड़ू लगाकर आज ही समस्त धूलों को दूर करो, नहीं तो समझ लेना कहीं धूल का एक भी कण नहीं रहनी चाहिए, समझे? जू आ गया बोलकर 2000 झाड़ूदार तुरंत अपने कार्य में जुट गए। देखते ही देखते पथ घाट बाजार हाट खेत खलियान आदि धूल से आसमान भर उठी। चारों तरफ धूल ही धूल। आंखें खोलकर देखना असंभव हो गया। राजा की प्रजा की आंखें के सामने अंधकार छा गया। चारों ओर से सिर्फ एक ही स्वर आ रहा था, गया रे, मर गया रे, बचाओ रे। लेकिन झाड़ूदारों को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मंत्री गोबूचंद का हुक्म था। इधर अपने महल के बाहर शोर सुनकर राजा होबूचंद ने अपनी खिड़की खोलकर देखा तो वे अवाक रह गए। यह क्या कांड हो गया है? रास्ते मैदान घर द्वार पेड़ पौधे सब कहाँ चले गए हैं? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता था मानो धूल के बादलों ने सबको ढक दिया हो। कुछ ही क्षण में ढेर सारे धूलों ने खिड़की में प्रवेश करके राजा के मुंह में, आंख में, कानों में सभी जगह छा गए। राजा होबूचंद की आंख के आगे अंधेरा छा गया। उनके दांत कड़कने लगे। शीघ्र ही खिड़की बंद कर दो, अत्यंत गुस्से में पुकारा। गोबूचंद कहाँ चला गया? मर गया क्या रे? गोबूचंद दौड़ा आया एवं हाथ जोड़कर बोला, आदेश कीजिए प्रभु, आदेश कीजिए। जोर से गरजते हुए राजा होबूचंद ने कहा, तुम्हारे प्रभु की ऐसी की तैसी, यह सब क्या शुरू कर दिया है तुमने? तुम क्या अंधे हो गए हो? धूल के गुब्बार में सब ढक गया है। सब झाड़ूदारों को जल्दी रोको, वरना अनर्थ हो जाएगा। गोबूचंद ने कहा, तब धूलों को क्या करना होगा महाराज? राजा होबूचंद ने कहा, धूल हटाने का उपाय करो। और क्या करोगे? सारे राज की प्रजा में इस धूल के कारण हाहाकार मचा हुआ है। गोबूचंद ने कहा, ठीक है महाराज, कोई दूसरा उपाय करता हूँ। होबूचंद ने कहा, 2 दिनों के अंदर धूलों को हटाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा, समझे? गोबूचंद तुरंत दौड़ा दौड़ा झाड़ूदारों के सरदार के पास आया
और आदेश दिया, तुरंत काम बंद करवाओ। झाड़ूदारों ने झाड़ू देना बंद कर दिया, परंतु उड़ती हुई धूलों को किसी प्रकार रोक न सका। गोबूचंद ने सिर खुजलाते हुए सोचा, धूलों को उड़ने से कैसे रोका जाए। उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। झाड़ूदारों का काम बंद करवाकर उसने भिश्तियों को बुलवाया। राज के 2000 भिश्ती अपनी आंखें रगड़ते हुए हाजिर हुए। गोबूचंद ने हुक्म दिया, तुम लोग रास्ते में, मैदान में, खेत खलिहान में शीघ्र ही जल का छिड़काव करो। जहां भी मिट्टी दिखाई दे पानी डालकर उसे सरोवर कर देना। महाराज के पांव में धूल का एक भी कण नहीं लगनी चाहिए। आदेश पाते ही 2000 भिश्ती अपने काम में लग गए। मशक भर भर कर जल लाकर हाट बाजार, मैदान में, खेत खलिहान में डालने लगे। देखते ही देखते नदी और तालाब के जल से सब एकाकार हो गया। लोग ठेहुने के ऊपर कपड़े को उठाकर चलने लगे। इस क्रम में कई लोग फिसलकर गिर पड़े और कईयों को हाथ पैर तुड़वाने पड़े और कईयों ने हाथ पैर तुड़वा कर बैठे हैं। अनेक लोगों के घर ढह गए, अनेक लोगों आवासहीन होने लगे। बिना वर्षा के राजभवन के मुख्य द्वार पर जल हिलोरे मारने लगे। महल के भीतर शोरगुल शुरू हो गया। सारा कांड देखकर राजा होबूचंद ने क्रोध से कांपते कांपते खूब चिल्लाकर बोला, गोबूचंद कहाँ गया रे, मर गया क्या। गोबूचंद तुरंत हाजिर हुआ और हाथ जोड़कर बोला, महाराज बताइए क्या हुआ। राजा होबूचंद बोले, तुम्हें मैं सूली पर चढ़ाकर ही रहूंगा, फांसी पर लटका दूंगा। यह सब क्या हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें। गोबूचंद ने कातर आवाज में कहा, धूल हटाने की व्यवस्था हो रही है महाराज, चिंता न करे। राजा होबूचंद गुस्से से थरथर थरथर कांपते हुए चिल्लाकर बोला, पूरे राज को पानी में डुबाकर धूल हटाने की व्यवस्था कर रहे हो या तूने मुझे मूर्ख समझा है क्या। तुझे धूल बालू दूर करने को कहा था। तुम कभी धूल का तूफान खड़ा करवाते हो और कभी राज में बाढ़ की स्थिति ला देते हो। यही तुम्हारी मंत्री बुद्धि है, तुम्हें समझ में नहीं आता है। तुम्हें मैं सूली पर चढ़ाकर ही रहूंगा। मेरा नाम राजा होबूचंद है, याद रखना तुम। गोबूचंद ने हथेली को मलते हुए कहा, महाराज आप चिंता न करें। राजा होबूचंद ने हुकार भरते हुए कहा, कोई बात नहीं सुनूंगा मैं, यह सब तुरंत बंद करो। 2 दिनों के अंदर राज की सारे धूलों को दूर नहीं किया तो तुम्हें मैं सूली पर चढ़ाकर ही रहूंगा, यह मेरा हुक्म है। राजा बोलकर चले गए। गोबूचंद के माथे पर मानो वज्रपात हो गया हो। इतनी बुद्धि लगाकर 2 बेहतरीन उपाय निकाला, दोनों व्यर्थ गए। अब क्या उपाय है, सोच सोच कर गोबूचंद अपने केस और दाढ़ी नोचने लगा। एक बार उसके मन में विचार आया कि राजा के दोनों पैर काट देने से समस्या दूर हो जाएगी। इससे राजा के पैरों में धूल लगने की समस्या तो खत्म ही हो जाएगी। फिर सोचा, समूचे राज में मिट्टी के ऊपर अगर चटाई बिछा दी जाए तो समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई भी बुद्धि उसे उपयुक्त संगत नहीं लग रही थी। सबके साथ कुछ असुविधाएं जुड़ी हुई थी। चिंता के कारण गोबूचंद की दशा पागलों जैसी होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अंत में उसे सूली पर चढ़कर ही मरना होगा। उसकी वैसे ही पागलपन की अवस्था में उसके नौकर ने खबर दिया, एक गंवार आदमी आपसे मिलने आया है हुजूर। गोबूचंद क्रोध से भरा हुआ था। सोचकर पूछा, क्या चाहता है वह, जाकर पूछो। नौकर ने कहा, जी ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही कहा कि मंत्री महाशय से भेंट करना चाहता हूँ। गोबूचंद बोला, बुलाओ, देखता हूँ कौन है वह। बहुत पाप न करने से कोई राजा का मंत्री नहीं होता है, समझे। थोड़ी ही देर में एक आदमी आकर गोबूचंद को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद उस आदमी ने कहा, मुझे एक बार महाराज के पास ले चलिए, मैं उनके पैरों में धूल न लगने की व्यवस्था कर दूंगा। सुनते ही गोबूचंद उछल कर बोला, सच कह रहे हो, तब तो शीघ्र ही चलो मेरे साथ, जल्दी करो। गोबूचंद उस आदमी को साथ लेकर राजा होबूचंद के दरबार में उपस्थित हुए। कान छूटी हंसी के साथ बोले, महाराज समस्या का समाधान मिल गया है, ये आदमी आपके पैरों में धूल नहीं लगने देगा। उस आदमी ने राजा होबूचंद को प्रणाम करते हुए कहा,
महाराज, आपके पैरों में धूल नहीं लगेगी, राज्य जल में नहीं डूबेगा, धूलों के गुब्बार से लोग काना नहीं होंगे। मेरे पास एक ऐसी व्यवस्था है, यदि आप आदेश दे तो मैं कर सकता हूँ। सिंहासन पर चौकस होकर बैठने के बाद राजा होबूचंद ने कहा, यदि न कर सका तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा, समझे? उस आदमी ने हंसकर कहा, जितनी बार आपको सूली पर चढ़ानी हो चढ़ा दीजिएगा, अब कृपया अपने दोनों पैर आगे कीजिए। राजा होबूचंद ने अवाक होकर दोनों पैर आगे कर दिए और उस आदमी ने उनके पैरों में एक चप्पल पहना दिया। दोनों चप्पलों को राजा होबूचंद के पैरों में पहनाकर उस आदमी ने कहा, महाराज, अब आप चलकर देखिए। राजा होबूचंद तुरंत सारे दरबार में, घर के बाहर बारांदे में चहलकदमी करने लगे। बार बार पैर उठाकर देखते, पैर में कहीं धूल नहीं लगी है। अंदर आकर राजा होबूचंद अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, बहुत अच्छी चीज बनाई है तुमने, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत तीव्र है, तुम ही मेरे मंत्री बनने के योग्य हो। मंत्री पद को हाथ से जाते देख गोबूचंद ने तुरंत महाराज के कान में कहा, यह बुद्धि तो मेरे मन में थी, यह आदमी निश्चय कोई जादू जानता है, अन्यथा इसे पता कैसे चलता, बताइए। राजा होबूचंद ने आंखें तरेर कर गोबूचंद को देखा और कहा, सारे राज में घोषणा करवा दो कि अब से सबको चमड़े की चप्पल पहननी होगी। जो मेरा आदेश नहीं मानेगा उसे मैं तो सूली पर चढ़ा ही दूंगा, और कल से तुम चप्पल पहनकर राजसभा में आओगे, वरना मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा, समझे? गोबूचंद ने कहा, मैं आपका आदेश मानूंगा महाराज, और कहकर घर को चला गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।